नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे घर वापसी पर दिए जाने वाले सम्मान की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिलीप सिंह जूदेव एक ऐसा नाम है जो धर्मांतरण विरोधी अभियान को लेकर देश भर में चर्चा में रहे। घर वापसी अभियान को लेकर उन्होंने देश के कई हिस्सों में सक्रियता दिखाई और हजारों लोगों को कथित तौर पर मूल धर्म में वापस लाए। अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा भाजपा कर रही है। दिलीप सिंह जूदेव के जीवन काल में उनके धर्मांतरण विरोधी अभियान पर भी जमकर विवाद हुआ था। 2003 में सामने आए एक स्टिंग ऑपरेशन में उन पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि वो वीडियो खुद उन्होंने सार्वजनिक किया था, ये दावा करते हुए कि ये उनके खिलाफ साजिश है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की राजनीति करती है और घर वापसी जैसे मुद्दों को सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए उठाया जाता है। लेकिन भाजपा के लिए यह मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि बहुत सारे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सालों पहले मजबूरी में धर्म बदला था और अब वो मूल धर्म में वापस लौटना चाहते हैं। दरअसल भाजपा अपने पुराने नेताओं की विरासत को न सिर्फ पुनर्जीवित करना चाहती है बल्कि इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर रही है। अब भाजपा का यह बयान न सिर्फ एक धार्मिक मुद्दे पर सियासत है बल्कि अपने आधार वोट बैंक को साधने का भी प्रयास माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करेगी और जो भी संस्था या व्यक्ति धर्मांतरण कर चुके लोगों को उनके मूल धर्म में वापस लाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान दिलीप सिंह जूदेव और राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर होगा। दूसरी तरफ इस बयान के बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिव डहरिया ने सवाल किया कि आखिर ये लोग एक ही जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। भाजपा जानबूझकर जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने का प्रयास करती है, जिससे पूरे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति इसीलिए खराब है। धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर छाया हुआ है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। लेकिन क्या लोगों की घर वापसी से प्रदेश में धर्मांतरण का खेल रुकेगा? इस पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। धर्मांतरित लोग हैं, उनकी घर वापसी को लेकर कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने एक लंबा अभियान चलाया और हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापस लेकर आने वाली संस्था और आने वाले व्यक्ति को राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर और कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे, तो निश्चित रूप से इस वादे को पूरा करेंगे। देखिए, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी और दिलीप सिंह जूदेव जी का तो जीते जी कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप सिंह जूदेव का किया उतना तो किसी भी नेता का नहीं किया होगा। और ये एक ही जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमेशा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल हमेशा बना रहता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी इसीलिए खराब है। तो धर्मांतरण कर चुके लोगों का घर वापसी करने का बीड़ा बीजेपी ने उठा लिया है। कहा यह जा रहा है कि जो लोग या कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण कर चुके लोगों को घर वापसी कराता है तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाता हूं। बीजेपी से आलोक सोनी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हैं हमारे साथ। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करूंगा। धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा था धर्मांतरण। आपने बीड़ा उठाया है, पुराने जो नेता थे उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो लोग मजबूरी में धर्मांतरण कर चुके थे अगर स्वेच्छा से वो घर वापसी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, इस बात का स्वागत होना चाहिए। लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा भी तो बड़ा है। धर्मांतरण रोकने की बजाय आप लोग घर वापसी करा रहे हैं। आलोक जी। ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार।
देखिए, यह सवाल जो है ना थोड़ा अलग है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है यह सवाल कांग्रेस से होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ही वो एकमात्र पार्टी क्यों है वो जो धर्मांतरण के मुद्दे पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी वो एकमात्र पार्टी क्यों है जिनके नेता धर्म वापसी पे ही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी क्यों है जो ऐसे लोगों को जो धर्मांतरण जबरदस्ती कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, उनके खिलाफ कानून लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में भी प्रदेश की जनता से ये कहा था कि हम धर्मांतरण पर कानून लाएंगे और उसी कड़ी में आज हमने ये घोषणा की है कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आदरणीय स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव जो कि जिन्होंने सबसे ज्यादा घर वापसी कराई है, ऐसे लोगों की जिन्हें बहला फुसला करके दूसरे धर्म को मानने के लिए मजबूर किया जाता है, चंद रुपयों के लिए उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी का, केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सभी जो पार्टियां या जो भी राजनीतिक दल इस वक्त भारत में मौजूद है उनका प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनका काम होना चाहिए। केवल बीजेपी ने बीड़ा उठाया हुआ है। घर वापसी जिम्मेदारी होना चाहिए, धर्मांतरण रोकना जिम्मेदारी पहली होनी चाहिए। आलोक जी बिल्कुल होना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन करना जिम्मेदारी होना चाहिए। आलोक जी मैं पूछ रहा हूँ, आलोक जी मैं पूछ रहा हूँ, घर वापसी जिम्मेदारी होना चाहिए, धर्मांतरण रोकना जिम्मेदारी होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। फिर आपने धर्मांतरण क्यों नहीं रोका? आप ये बोल रहे हैं कि ये सवाल कांग्रेस से किया जाना चाहिए। अगर 5 साल में हटा दूं, सबसे ज्यादा राज छत्तीसगढ़ जब से बना आपकी पार्टी की सरकार थी, 66,000 से ज्यादा धर्मांतरण इन सालों में हुए और आप बोल रहे हैं कि घर वापसी की जिम्मेदारी आप लोग हो रहे हैं। 66,000 का आंकड़ा है साहब धर्मांतरण का। आप धर्मांतरण रोक देते तो घर वापसी की नौबत क्यों आती? नहीं, ये आप जो बीजेपी के आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये राज्य बनने के पहले से धर्मांतरण के काम जो है वो चल रहा है। स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी जिस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, सोनी जी, आलोक जी, उस समय आलोक से जी मैं यही आपको कह रहा हूं कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से 66,000 से ज्यादा धर्मांतरण हो चुके हैं। हालांकि एक बार में नहीं हुए, लेकिन लंबे वक्त तक आपकी सरकार थी ना, कांग्रेस का शासनकाल था, 5 साल में, उस दौरान भी धर्मांतरण हुए थे, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन शुरुआत तब भी थी, सबसे ज्यादा सरकार आपकी थी ना साहब, फिर ये आंकड़ा कैसे बढ़ गया? देखिए, आप धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। आप फिर वही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ही क्यों? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि यही सवाल केवल बीजेपी से क्यों? आलोक जी सरकार आपकी, आपसे ही पूछूंगा, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमने तो बनाया, हमने तो कानून बनाया है और हम ही कानून को लागू करने वाले हैं और हम कह रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं। अगर आप जो आप जुर्म की बात करेंगे तो भाई कानून तो सभी जुर्मों के लिए बने हुए हैं, लेकिन जहां पर जुर्म होगा उसके बाद तो कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। और यदि कहीं पे जुर्म है और पता नहीं चल रहा है तो उसमें कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी? तो कहीं ना कहीं जो है इसके लिए ये जो धर्मांतरण है वो चोरी छुपे करवाया जाता है, चोरी छुपे इसमें सिस्टम बनाया जाता है, उन लोगों को बरगलाया जाता है, गरीबी का फायदा उठाया जाता है। और खास करके ऐसी जगह में ये लागू किया गया आदिवासी बहुल जगह में, जहां पर में भोले भाले आदिवासी रहते थे और जहां पर में सरकार बहुत माकूल बात कर रहे हैं आलोक जी, बहुत बारीक और बहुत माकूल बात कर रहे हैं। यही असल वजह है, लोगों की गरीबी का फायदा उठाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, शिक्षा का, बीमारी से इलाज का और भी बहुत सारे लालच देने के बाद उनका धर्मांतरण करा लिया जाता है। कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, महीने भर 4-5 महीने पहले की, मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था आलोक जी, और ये कहा था धर्मांतरण को लेकर जो फंडिंग हो रही है वो विदेश से आ रही है, ये फंडिंग किनके पास पहुंच रही है, कहां कहां खर्च हो रही है, कौन लोगों के पास पहुंच रही है, इसकी जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आई जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है आपने अभी देखा होगा। अभी आप जांच शुरू हुई आलोक जी, आलोक जी जांच शुरू हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा की बात कर रहे थे। बिल्कुल जांच चल रही है, रिपोर्ट सामने आई, नहीं कि जांच नहीं चल रही। अभी आप रिपोर्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी आपने 4 महीने से तो हर डिबेट में धर्मांतरण की, हर डिबेट में मैं जिक्र कर रहा हूं इस बात का, 4 महीने हो गया, मोटा माटी कुछ तो रिपोर्ट सामने आई कि कहां से फंडिंग हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं, कैसे खर्च हो रहा है। इस बात को तो कम से कम सार्वजनिक करिए। और फिर उसके बाद जब आप पे आरोप लगते हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है कि धर्म विशेष को आप लोग टारगेट करते हैं, जो वही उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि क्या केवल धर्म विशेष पे ही धर्मांतरण हो रहे हैं? क्या केवल कोई एक धर्म ही धर्मांतरण कर रहा है? ये जो आरोप है, इस आरोप को आप देखिए, शिव डहरिया जी ने लगाया।
आप देखेंगे मिशनरीज काम कर रही है। आपने देखा होगा 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन पकड़ा गया है विशेष धर्म के अनुयायी के पास में, कि उनको धर्मांतरण के लिए वो पैसा फंडिंग किया गया था। नेशनल लेवल पे किया गया था। तो क्या कोई एक विशेष धर्म सम्मिलित था इसमें? जो 2 या 3 जो भी ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल है, जो अन्य धर्म के लोगों को केवल उनकी गरीबी, लाचारी, उनकी बेरोजगारी, उनके अज्ञानता का फायदा उठा करके उन्हें आर्थिक प्रलोभन दे करके दूसरे धर्मों की तरफ मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराया गया। अब इतनी संख्या में धर्मांतरण हो गए हैं, आप लोग घर वापसी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण को ही रोका होता तो घर वापसी की नौबत नहीं आती। आऊंगा वापस से आपके पास। अभिमन्यु जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी आऊंगा वापस से आपके पास। कांग्रेस से पूछिए। आलोक जी आऊंगा वापस से आऊंगा आपके पास, समय है अभी। अभिमन्यु जी का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी घर वापसी तो करा रही है, ठीक है, लेकिन धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कोई एक धर्म यहाँ पर धर्मांतरण नहीं करा रहा है। मिशनरीज फंडिंग करती हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है। अब अगर स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति वापस अपने धर्म में, मूल धर्म में आना चाहता है तो समस्या क्या है? ऋषभ जी नमस्कार, आपको, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई तरह से धर्मांतरण कराया जाए, प्रलोभन देके कराया जाए, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो गलत है। और अगर घर वापसी भी हो तो अगर अपने स्वेच्छा से वापस आना चाहे तो कोई समस्या भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो तो इस बात की छूट देता ही है ना। अनुच्छेद 25 जो है हमारे संविधान का, वो इस बात की छूट देता है कि कोई भी धर्म को कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मान सकता है, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अब उसके अलावा आलोक जी पूछ रहे थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे को क्यों उठाती है, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव जीतने का टूल है उनके लिए, उसके लिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, धर्मांतरण को लेके आपने अभी इतनी देर बात करी, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था, फिर भी मैं काफी सारी बातें सुन रहा था। आपने जो बातें लगातार पूछी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन उन्होंने अपना क्लियर स्टैंड क्या बताया? कुछ नहीं बताया। देखिए, बात क्या हुई कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आपने ये भी बात बहुत सही उठाई कि 15 साल तक इनकी सरकार थी। आज की स्थिति में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले जो है जशपुर में आ रहे हैं। सबसे बड़ा चर्च जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। उसके अलावा 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो राज किया है वो भी इसमें जवाबदेह है कि इतने सारे चर्चेस कैसे बने। सबसे ज्यादा चर्चेस छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं, जो कि 15 साल। लेकिन जब हमारी सरकार 5 साल चली तो इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। उसके बाद इनका एक चुनावी एजेंडा आया। नहीं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ओपनिंग स्टेटमेंट में आप रोक रहे हैं। केंद्र में क्या, केंद्र में क्या कांग्रेस की सरकार 70-75 सालों से काम नहीं कर रही? तब धर्मांतरण नहीं हो रहे थे, तब केंद्र की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? केवल राज्य शासन का मुद्दा था क्या ये? अगर ये आरोप प्रत्यारोप किसी के, अभी आप आधे घंटे से बोल रहे थे, मैं तो नहीं रोका आपको बीच में। आलोक जी, लेकिन राज्य में आपकी सरकार थी तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी ना। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी। जहां जहां पे धर्मांतरण हो रहा था, धर्मांतरण का खेल हो रहा था, तो पहली जवाबदारी तो आपकी बनती थी। आलोक जी, इनके पास जवाब देने को नहीं है, इनकी झल्लाहट है। मैं वही कह रहा हूँ ऋषभ जी, ओपनिंग स्टेटमेंट में मुझे टोक रहे हैं तो ये इनकी झल्लाहट है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है ना। मैं आने वाला था बात में कि इन्होंने राजनीतिक मुद्दा क्या बनाया था। इन्होंने कहा था कि हम आते ही कानून बनाएंगे, 17 पॉइंट का हमारे पास तैयार है ड्राफ्टिंग। कौन कहता था? विजय शर्मा जी कहते थे। तो कहां गया वो ड्राफ्ट? आलोक जी मांगे जाके विजय शर्मा जी से कि आपका 17 पॉइंट वाला ड्राफ्ट कहाँ है, हमको लागू करना है, आप लागू करवाइए उस कानून को। तो क्या सिर्फ झूठ बोल के आप सरकार बना लेंगे? छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बजाय 1.5 साल 17 महीने हो गए, इनका 17 पॉइंट का ड्राफ्ट कहाँ गया? उसके बाद हमने क्या, ये जो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, फॉरेन फंडिंग के खिलाफ कानून भी हमने बनाया। और आज भी जो कानून है अवैध धर्मांतरण के खिलाफ, वो कानून भी हमारी सरकार के दौरान ही बना था। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उनका मुद्दा बनाने वाले आज तक क्या कानून बना पाए हैं? लेकिन जब आपकी सरकार थी अभिमन्यु जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी तो सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए थे ना अभिमन्यु जी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि ये आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया, लेकिन आपके शासनकाल में भी धर्मांतरण हुआ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आपने क्या कदम उठाए थे? हमारे शासनकाल में 21 मामले सामने आए थे। उसके अलावा मैं कल ही एसपी बिलासपुर साहब की बात सुन रहा था, उनकी बाइट सुन रहा था। उन्होंने भी यही कहा कि मामला विवेचना में लिया जाता है, उसके बाद अगर जांच में ये मिलता है कि जो है जबरिया धर्मांतरण हो रहा था या प्रलोभन देके धर्मांतरण हो रहा था या सरकारी कोई चीज हो रही थी, तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो 21 हमारे उसमें थे। अभी बिलासपुर में 6 महीने में इनके मेरे ख्याल से
30 के आसपास केसेस मिले होंगे। अब उसमें भी एक खासियत ये है कि केस कहाँ मिलते हैं, जहां बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके हंगामा करते हैं। तो शासन प्रशासन आज तक कभी क्यों नहीं पहुंच पाए इन 1.5 सालों में? अगर ये सरकार इतनी संगीन थी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, तो पहले बजरंग दल वाले पहुंचेंगे, तब उसके बाद पुलिस पहुंचेगी। ये हमेशा का पैटर्न क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के इनकी राजनीति करने की साजिश है। अगर धर्मांतरण का मुद्दा खत्म हो जाएगा तो इनकी राजनीति क्या बच जाएगी? मैं वही कह रहा था, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव रायपुर तक के कूच करने वाले थे, क्या हुआ? क्यों कूच नहीं कर रहे हो? वो तो बहुत पहले बोले थे, मेरे ख्याल साल भर हो गया, साल भर से ज्यादा घर हो वापसी गया। से क्या समस्या तो है? उनको क्या अब कोई समस्या नहीं है घर वापसी से, बल्कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। देशव्यापी कानून बना दीजिए धर्मांतरण के खिलाफ। क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है क्या दूसरे प्रदेशों में नहीं होता? क्या हरियाणा में नहीं हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? क्या और भी जगह जहां लगातार इनके नेता आवाज उठाते हैं में भी हो रहा है। देशव्यापी? बिल्कुल, वहां भी हो रहा है। देशव्यापी कानून की जरूरत है कि नहीं, आप बताइए मुझे। तो केंद्र सरकार में जो बैठे लोग हैं, 10-10, 11-11 साल से बैठे हैं, वो लोग अब अगर अभी तक के केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने पे सीमित रहे तो इनकी नीयत में खोट है। जब इसमें इतने समझ में व्यापक आता है। स्तर पर अब जनता धर्मांतरण समझ हो रहा है चुकी है। अभिमन्यु जी, तो आप लोग ये आरोप कैसे लगा रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट करके आप लोग काम करते हैं? क्योंकि इनके पास समाधान नहीं है ना। ये समाधान करना नहीं चाहते, ये धर्म विशेष को टारगेट करना चाहते हैं। अगर समाधान इनको करना होता ये अभी तक कानून ले आते। अगर हमारे कानून में इनको कमी लग रही थी, मैं एफसीआरए कानून के बारे में भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो हमने फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए 2011 में लाया था, उस कानून तक का अगर सही उपयोग आज की सरकार कर ले तो फॉरेन फंडिंग की जो शिकायतें आती हैं वो रुक जाएंगी। लेकिन इनको नया कानून बनाना नहीं है, पुराने बने ठीक हुए है। कानून को सही से विदेशी फंडिंग को लेकर मैंने सवाल किया था, आलोक जी ने उसका उत्तर भी दिया था। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। के शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शर्मा साहब, आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी अब बीड़ा उठा चुकी है। जो लोग धर्मांतरण कर चुके उनकी घर वापसी कराई जाए, और जो लोग घर वापसी करवाएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, यानी कि पुराने नेता जो थे अब उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष कांग्रेस सवाल उठा रहा है, किसी एक विशेष धर्म को आप लोग टारगेट करते हैं। लेकिन क्या के शर्मा साहब, धर्मांतरण क्या पहले नहीं रुक जाना चाहिए था? अगर धर्मांतरण रुक जाता तो घर वापसी की नौबत नहीं आती है। जो 66,000 का आंकड़ा पहुंचा है ये ना बढ़ता इतना। शर्मा साहब। तब जी, धर्मांतरण जो है वो जागरूकता से संबंधित मामला है, अशिक्षा से संबंधित और अंधविश्वास से संबंधित मामला है। ये आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर पाया जाता है। और इसके लिए अभी तक के जो प्रयास आप देखेंगे तो संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को धारण भी कर सकते हैं। अब इसमें धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की बात कही जा रही है कि आप अपने धर्म में रहिए, तो संविधान में जो प्रावधान है उसका और ये जो कानून जो बना रहे हैं, लगभग 10 राज्यों में ये बना हुआ है। महाराष्ट्र में प्रयास चल रहे हैं, कर्नाटक में सरकार, कांग्रेस की सरकार आते ही भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कानून को वापस लेने की बात है। ये धार्मिक मतलब ये राजनीतिक रूप से ये विवाद का विषय है। कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान के जो अनुच्छेद में स्वतंत्रता है उसका कितना उल्लंघन होता है, उसके हटकर अपने धर्म को रक्षा के लिए जो प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें हिंदुत्व के जो प्रचारक कह सकते हैं, चाहे आरएसएस से जुड़े हुए तमाम उनके आनुषंगिक संगठन, चाहे बजरंग की बात कहें या यहाँ पे, लेकिन शर्मा साहब, लालच देकर अगर किसी का धर्म कन्वर्ट कराया जा रहा है तो ये तो सही नहीं है ना, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। विदेशी फंडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? कानून बहुत है। उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा है, छत्तीसगढ़ में भी कानून 1968 से कानून है, 2006 में जो कानून बनाया गया वो जाके अभी राष्ट्रपति के यहाँ अटका हुआ है। आप कानून बनाएंगे, कानून के माध्यम से ये रुक नहीं पा रहा है। आप इस पर पूरा अध्ययन कर लीजिए, 10 राज्यों में कितने कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है इस सबको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस सब विषय को लेकर के, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं बना पाए हैं। विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने की बात कही जाती है। कानून से बेहतर है कि जागरूकता पैदा किया जाए। और जो घर वापसी अभियान जो दिलीप सिंह जुदेव चला रहे थे, मुझे लगता है कि ये बेहतर प्रयास है। इसके माध्यम से जो लोग भटके हुए कहा जाता है और जिनको लगता है वापस लाया जा सकता है, जो आ रहा है, अभी कांकेर में भी कुछ परिवर्तन है, तो ऐसी स्थिति में ये एक बेहतर प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। कानून में आप कार्रवाई के नहीं, अब कलेक्टर से अनुमति की बात है। आदिवासी क्षेत्र में कौन कलेक्टर से अब तक अनुमति लिया है ये बता दीजिए। और अनुमति लेने के साथ साथ इसको लेकर के कौन अनुमति जाएगा वहां पे, शादी को लेकर, लव जिहाद को लेकर इसी तरह से बात, कानून की बात आई, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई, तो किसी की शादी की जो स्वतंत्रता है, जो ये बात आती है कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात आती है, उसको कहां तक के इसको आप मतलब विलोपित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कानून को लेकर के। तो मुझे लगता है कानून से बेहतर जागरूकता के लिए है और भाजपा इस दिशा में काम शर्मा निश्चित रूप से शर्मा साहब, का एजेंडा शर्मा साहब, दिशा में अधिक
को राजनीतिक लाभ हो रहा है, यही कहा जा सकता के है। शर्मा लेकिन जी, कांग्रेस के शर्मा जी, जमीनी स्तर पर आप रहते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं, जमीनी स्तर की बहुत अच्छी पकड़ भी है आपकी। आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा, जागरूकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरण लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कराया जाता है। धर्म के नाम पर यह कहा जाता है कि आपको आपके धर्म ने क्या दिया, हम शिक्षा देंगे, पैसा देंगे, इलाज भी देंगे और नौकरी भी लगवा देंगे। इस लालच में आकर व्यक्ति धर्मांतरण में उलझ जाता है। तो क्या इसकी भी जरूरत है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है कि लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए? शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, जैसे महतारी वंदन का है, किसानों को पर्याप्त राशि देने का मामला है, इस तरह से जो वहाँ आवास देने का है, जल की सुविधा देने का है, जो वहाँ पे आयरन से युक्त पानी जो पी रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही, इसको रोकने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम प्रकार के यदि विकास के काम वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से धर्मांतरण, जो आप मैं पहले ही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है, अंधविश्वास है, उस क्षेत्र में जागरूकता आएगी के साथ साथ तो ये रुकेगा। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में जो आके एक द्वंद की स्थिति मिलती है, उसका कारण ये है कि प्रार्थना सभाएं जो होती है उसको कानूनन मान्यता कहाँ तक दी जाए। क्या कलेक्टर से अनुमति की प्रार्थना सभा होनी चाहिए, या प्रार्थना सभा में धर्मांतरण होता है कि नहीं होता है, वहां अन्य धर्म के लोग भी जाते हैं, क्या प्रार्थना करने से किसी की समस्या का हल होता है, उसको आप किस ढंग से रोक सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों ऐसा है कि आप अपने धर्म में जो भगवान है, जो भी आप जिसको मानते हैं, उससे आगे बढ़ के आप दूसरे धर्म में जैसे प्रार्थना जाते हैं तो आपकी समस्या हल होती है। जहां पे ये घेरने की बात करती, प्रार्थना सभा को रोकने के लिए ही विवाद की रायपुर भिलाई में जो भी घटनाएं हुई प्रार्थना सभा को लेकर, तो प्रार्थना सभा को स्थानिक रूप से कैसे मान्यता दी जाए, कैसे वो आगे बढ़े, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चर्चा अंतिम दौर में है। अभिमन्यु जी, 1 मिनट। शर्मा साहब कह रहे हैं लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचेंगी तो लोग इस धर्मांतरण के खेल में नहीं उलझेंगे। आखिरी कमेंट अभिमन्यु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं के शर्मा जी, और हमारा प्रयास उस ओर था, जंगल के वन के लोगों को, आदिवासी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने काम किया। उनके वनोपज खरीदे, इन्होंने 15 साल तक 7 वनोपज खरीदे, हमने 70 से ऊपर वनोपज खरीदे, उनको 4 चिरंदी महुआ से लेकर हर चीज खरीदी, उनको मुख्य धारा जोड़ने का काम किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक चलाया, इसको लेकर के कई योजनाएं चलाई, उनको मुख्य धारा से जोड़ा गया, यहाँ तक कि अबूझमाड़ तक किट भेजे गए। तो ये सब काम हमने नहीं किया। अभी ये मुस्कुरा रहे हैं बेशर्मी में, और इन्होंने किया क्या 5 साल से धर्मांतरण के ऊपर नेतागिरी करने के अलावा और राजनीति करने के अलावा किया क्या इन्होंने? आप मुझे बता दें। छीनने वाले लोग आज ये बता रहे हैं कि आपने आदिवासियों के हित के लिए काम किया है। 7 करोड़ खा गए चप्पल के नाम अगर पे। आपने वो काम किया होता आज नक्सली समस्या वहां दूर की होती, धर्मांतरण का मुद्दा आता ही नहीं। 50 आपके करोड़ शासनकाल में इतना बड़ा बॉन्डर हुआ वहां पर, में क्षेत्र में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के पूरे प्रदेश ने देखा। नहीं तो ये और बोलेंगे किस तो तरह से एक विशेष धर्म ठीक है, के समय लोग नहीं है मेरे पास। आलोक जी, अभिमन्यु जी, एक एक करके, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। ठीक है, आखिरी कमेंट आलोक जी से लूंगा। अभिमन्यु जी, ठीक है, कोई उसमें जवाब नहीं है, मुझे ठीक है। पता है, इनसे पूछिए ना। अभिमन्यु जी, 17 पॉइंट वाला अभिमन्यु जी शांत हो जाइए। आखिरी कमेंट आलोक जी। लोगों को जागरूक करेंगे, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएंगे तो धर्मांतरण को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर वापसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलेगी तो लालच में लोग नहीं पड़ेंगे। सरकार को इस ओर क्या काम करना चाहिए, इकाई स्तर पर काम करेंगे तो ऊपर की चीजें ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी। आलोक जी। जी बिल्कुल, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। आज नक्सली समस्या खत्म होते ही बस्तर का जो है वो विकास की तरफ जा रहा है, और विकास डेवलपमेंट जैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, स्कूल खुलते हैं, एजुकेशन सिस्टम बनता है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है, आर्थिक स्तर बढ़ता है, तो समाज अपने आप इस तरह के बेतुके मुद्दों की तरफ या धर्मांतरण के मुद्दों की तरफ जाना बंद कर देता है। यही जो जड़ है, उस जड़ को काटने की कोशिश सरकार कर रही है। जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के मूल प्रस्ताव में लेकर के आई है, चलिए ठीक है, घर वापसी को लेकर सियासत इस तरीके की चलती रहेगी, लेकिन इसका असर प्रदेश में, प्रदेश की जनता को क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आलोक जी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी, के शर्मा जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे धर्मांतरण के बाद घर वापसी पर सम्मान की। बीजेपी घर वापसी कराने वाले को सम्मान करेगी और कांग्रेस कह रही है कि यह आडंबर है, तुष्टीकरण की राजनीति है। अब धर्मांतरण के बाद घर वापसी पर प्रदेश की जनता में, सियासत में क्या अंतर आएगा, क्या धर्मांतरण का खेल पूरी तरीके से रुक जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।